जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। चुनाव कैसे होते हैं। चुनाव का सीजन चल रहा है, इसी को लेकर हमने सीरीज हम लेकर आए हैं। देखिए, जब हम लोकसभा या विधानसभा का चुनाव देखते हैं तो वहां पर एक सिस्टम फॉलो होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गई वो जो है विजय डिक्लेयर होता है, वो विनर डिक्लेयर हो जाता है। पर जब हम राष्ट्रपति जी का चुनाव देखते हैं तो वहां पर हम कई तरीके की टर्म्स देखते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो क्या है ये, इनको आज हम डिकोड करेंगे, इसको समझेंगे। और सिर्फ हम यही नहीं देखेंगे ये तीनों प्रोसेस में या तीनों इलेक्शन सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है, इसके अलावा हम इसके फायदे नुकसान भी देखेंगे और विद एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बहुत क्लियर है। मान लीजिए एक कंस्टिट्यूएंसी है, एक क्षेत्राधिकार है, उसमें जो है 10 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 10 कैंडिडेट में 10 के 10 कैंडिडेट जब इलेक्शन में जाते हैं, जो भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जो है विनर डिक्लेयर होता है। मान लीजिए जैसे यहां पर डायग्राम में शो किया गया है, मान लीजिए कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट को टोटल 32% वोट मिला। ठीक है, 32% वोट मिला। 68% वोट अगर टेक्निकली देखें तो इनके अगेंस्ट में है या इनके फेवर में नहीं है या इनको पसंद नहीं करता है। सिर्फ 32% वोट है, बट ये सबसे आगे हैं, ये फर्स्ट नंबर पे हैं। तो ये जो है विनर डिक्लेयर हो जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और ये जो है मेजॉरिटी सिस्टम को लेकर आता है। बट इसका नुकसान क्या है कि कम परसेंटेज ऑफ वोट मिलने पर भी जो है ये विनर डिक्लेयर हो गए। इनके पास 50% लोग, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो इनको सपोर्ट नहीं करती है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। पहला इलेक्शन, देश का पहला चुनाव 1952 में लोकसभा का, उसमें अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय पर, 489 सीट्स के लिए चुनाव हुए थे। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस, उसको लगभग लगभग 45% वोट मिला। मतलब टोटल जो वोट कास्ट हुए उसका 45% वोट जो है लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। बट यहां पर उनको जो सीट मिली वो मिली 364, जो कि लगभग लगभग 75% है। 75% सीट मिली 45% वोट मिलने पर भी। तो इसका देखिए फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि स्टेबल गवर्नमेंट बनी, एक स्थायी सरकार बनी। बट नुकसान क्या है कि यहां पर जो है वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि जो बहुत सारे लोगों ने यहां पर इनको वोट नहीं किया था। मतलब यह कह लीजिए 55% लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया था। हम ये कह सकते हैं कि 364 सीटों पर, 364 सीट्स पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स थे वो सबसे आगे थे। ठीक है, वो सबसे आगे थे। ठीक है, तो ये यहां पर हो गया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। 1984 में बहुत हिस्टोरिक चुनाव है, जिसमें पहली बार कांग्रेस ने जो है 400 से ज्यादा सीट्स ली थी, लगभग 414। राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री बने थे, तो 50% से ज्यादा वोट पर सीट कितनी मिली? 80% सीट्स मिली, लगभग लगभग 80% सीट्स। अब यही सिमिलरली 2019 के चुनाव में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी है, जैसे उनको मिली 38% वोट, बट उनको सीट्स कितनी मिली? 50%, 55% सीट, 303 सीटें मिली, 55% सीट्स। वेयर एज कांग्रेस को 20% वोट मिला और उनको जो सीट मिली वो 10% भी नहीं मिली। ठीक है, 55 सीट्स भी नहीं मिली, 52 के लगभग था। तो यहां पर ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बट इससे फायदा क्या है कि इससे एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है। नुकसान क्या है कि डिसप्रपोर्शनेट है। ठीक है, कम वोट परसेंटेज पे ज्यादा सीट। अब ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हुआ है इसका, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को समय समय पर इसका फायदा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नाम से क्लियर है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी, उतना जितनी जिसको वोट मिलेगी उतनी ही उसकी हिस्सेदारी। ठीक है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, 38% वोट तो 38% सीट, 20% वोट 20% सीट। तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इससे होगा क्या? इसका फायदा, अगर हम फायदा नुकसान की बात करें तो इससे जिसकी जितने वोट्स उतनी हिस्सेदारी। छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनी जगह मिलेगी। मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको 1% वोट मिला,
टोटल में से सिर्फ 1% वोट मिला, पर 1% भी अगर 543 का 1% देखें तो लगभग 5 से 6 एमपी जो हैं उनको लोकसभा में मिलेंगे, जो कि ठीक ठाक नंबर है अगर 1% वोट शेयर के अकॉर्डिंगली देखें तो। यहां पर ये इस तरीके का सिस्टम आपका फॉलो होता है इटली, आयरलैंड और कुछ देशों में। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? छोटी पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा पावरफुल होंगी, इससे जो है स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनेगी। आप सोचिए कि कांग्रेस जो कि लाइक आजादी के बाद एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको भी 45% वोट मिला है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से भारत में पिछले 75 सालों में सिर्फ एक बार स्टेबल गवर्नमेंट बनी होनी चाहिए थी 1984 में, उसके अलावा कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती, कोalition गवर्नमेंट बनती। कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार में क्या चैलेंजेस हैं दैट वी नो। अब यहां पर अगर हम बात करें, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ आप डायरेक्टली डील नहीं कर पाओगे। जैसे कि अब अभी के केस में आप जो आपका जनप्रतिनिधि है उससे रिलेट करते हैं, उसको जवाबदेही जो है आपके प्रति, जो भी आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपने एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट किया, और इससे और क्या होगा, इससे जो वोट है वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर होंगे। मान लीजिए एक पर्टिकुलर जो लीडर है वो कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जाति के, इस पर्टिकुलर धर्म के लोग सब लोग साथ में आ जाएं। अब उसको पता है कि अगर 2% वोट भी वो ले लेगा तो दैट अमाउंट टू 10 to 11 एमपीज इन द लोकसभा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये खासकर हमारे जैसे देश में जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, वहां पर इस तरीके की चीजें जो हैं काफी घातक हो सकती हैं। तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में जैसा कि आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल के लिए सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रेफरेंस पूछी जाती है, तो आप देखते हैं जी मेरी पहली प्रेफरेंस आईएएस है, फिर आईपीएस है, आईएफएस है, इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रेफरेंस देते हैं। सिमिलरली अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्जाम दे रहे हैं तो मेरी पहली प्रेफरेंस सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी, इस तरीके से प्रेफरेंस को देते हैं। यहां पर भी आपको प्रेफरेंस का मौका मिलता है। 5 कैंडिडेट हैं, पांचों कैंडिडेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर दे सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट कैंडिडेट है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सारे के सारे कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसका मतलब फाइनली कैसे चुना जाएगा, या राष्ट्रपति जी के चुनाव में कैसे होता है, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति जी के चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं। 3 कैंडिडेट का नाम है रमेश कुमार, मोहम्मद इकबाल, नरसिंह यादव, ठीक है जी। अब यहां पर तीनों कैंडिडेट्स को चुना है, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। अब जो वो वोटर है वो जाता है, वो अपनी प्रेफरेंस को लिखता है। मान लीजिए पहला वोटर आया, उसने कहा कि जी मेरी पहली प्रेफरेंस रमेश कुमार है, दूसरी प्रेफरेंस मोहम्मद इकबाल है, तीसरी नरसिंह यादव है। फिर दूसरा जो वोटर आया उसने कहा कि जी मेरी पहली प्रेफरेंस नरसिंह यादव है, दूसरी रमेश कुमार है, तीसरी मोहम्मद इकबाल है। तो इस तरीके से जो है वो अपनी सब वोटर्स अपनी अपनी प्रेफरेंस देंगे। अब क्या होगा कि सबकी सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चेक की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चेक कर ली, तो अब मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट को 50% जो है वोट्स नहीं मिली, ठीक है। अगर 50% वोट मिली फिर तो कोई डाउट नहीं है, फिर तो वो कैंडिडेट जो है पहली स्टेज में जीत गया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल रमेश कुमार हैं, तो रमेश कुमार को कितनी मिली, 40% वोट मिली, ठीक है। दूसरा जो है मोहम्मद इकबाल, मान लीजिए उनको 35% वोट मिली, और नरसिंह यादव को मान लीजिए 25% वोट मिली, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। अब होगा क्या कि क्योंकि किसी को 50% वोट नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग रमेश कुमार जो है वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा, जी नहीं। यही फायदा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। तो यहां पर क्या होगा, इस कैंडिडेट को जो है बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि इनकी सबसे कम वोट है। अब जिन 25% वोट्स में जिन्होंने नरसिंह यादव को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उनको देखा जाएगा, उनकी सेकंड प्रेफरेंस को देखा जाएगा कि जो 25% वोट्स हैं जो इनको मिली, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिली, उनको देखा जाएगा कि अच्छा इन्होंने, इस वोटर ने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी, रमेश कुमार को, तो इनकी वोट जो है किसको चली जाएगी, ये रमेश कुमार को। सिमिलरली ये 25% वोट क्या होगा, इन दोनों में बढ़ जाएगी। और जैसे ही किसी कैंडिडेट के 50%
प्लस वोट्स होंगे, 50% प्लस 1 वोट होगा तो वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका फायदा क्या हुआ, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का नुकसान था कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30%, 35%, 40% वोट लेकर ही जीत जाएगा, उसको 50% वोट लेनी पड़ेंगी। बट इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि इंडिया जैसी कंट्री में जो आम चुनाव हैं, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, ये कर पाना लगभग लगभग नामुमकिन है। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पर 10 कैंडिडेट हैं, 15-20 कैंडिडेट हैं, तमिलनाडु के एक बार चुनाव हुए थे, वहां के विधानसभा चुनाव में एक कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा 1033 कैंडिडेट थे। तो आप जो है वहां बैठ के पूरी सबकी प्रेफरेंस लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप उस कंस्टिट्यूएंसी से हैं जहां पर 1033 कैंडिडेट, या मान लीजिए 100 कैंडिडेट ही हैं, तो क्या आप सबको प्रेफरेंस दे सकते हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इस तरीके से पहले सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देखी जाए, फिर सेकंड प्रेफरेंस वोट देखी जाए? इट विल टेक ह्यूज टाइम, मतलब पता लगेगा 6 महीने में तो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज ये कब हो सकता है? जब वोटर्स कम हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स कम है, जैसे कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसमें अगर हम राष्ट्रपति जी के चुनाव को देखेंगे, इसमें एक और पॉइंट आता है। इसमें जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है, वन मैन या वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल। आप कितने ही पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, डबल पीएचडी हैं, बहुत सारा धन है आपके पास, और एक गरीब से गरीब व्यक्ति है, सबकी वैल्यू ऑफ वोट कितना है? 1 है। ठीक है, आपकी वैल्यू ऑफ वोट कितना है? 1 है, बराबर है सब। बट ऐसा नहीं होता है राष्ट्रपति जी के चुनाव में। राष्ट्रपति जी के चुनाव में जो एमएलएज हैं, मान लीजिए आप अगर आंध्र प्रदेश के एमएलए हैं, या गुजरात के एमएलए हैं, या पंजाब के हैं, या सिक्किम के हैं, तो आपकी वैल्यू ऑफ वोट अलग अलग होगी। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये दो इसमें फैक्टर्स आते हैं। टोटल पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर स्टेट की 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग, उसको डिवाइड किया जाता है 1000 से, और उसको डिवाइड किया जाता है वहां पर जितने इलेक्टेड एमएलएज हैं, तो उससे जो है एक वैल्यू ऑफ वोट आ जाता है। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, जैसे बिहार में अगर देखें तो 173, तो अब बिहार का जो एमएलए है उसकी वैल्यू ऑफ वोट कितनी है? 173 है। वेयर अगर हम बात करें, मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, तो उसके जो एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट कितनी है? 129। सबसे कम किसकी है? सिक्किम। ठीक है, 7, मात्र 7। सबसे ज्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, लगभग 208। तो ये क्या है? आपका वैल्यू ऑफ वोट। बट एमपीस के केस में नहीं है। इलेक्टेड एमपीस के केस में क्या होता है, जो ये टोटल वैल्यू आई लगभग 5.5 लाख, इसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए से। तो एमपीस के केस में वैल्यू ऑफ वोट सेम है, बेशक आप सिक्किम के एमएलए हैं, बेशक गुजरात के, बेशक तमिलनाडु के, बट उसमें आपकी वैल्यू ऑफ वोट सेम है। तो इस तरीके से सारे के सारे कैंडिडेट अपनी प्रेफरेंस देते हैं। उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू ऑफ वोट है वो 1 नहीं है, वहां पर ये अलग अलग नंबर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति जी के चुनाव का सिस्टम। तो 3 सिस्टम हमने आज डिस्कस किए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आई होप आपको इसके सबके प्रॉज एंड कॉन्स समझ आ गए हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉज एंड कॉन्स आते हैं इन तीनों सिस्टम्स को लेकर, जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, ताकि बाकी जो है देखने वाले जो हैं उनकी भी लर्निंग हो, पीयर लर्निंग हो। इसके अलावा जो है पर्सनली आपको कौन सा पर्टिकुलर सिस्टम अच्छा लगता है, आपको क्या लगता है कि भारत के चुनाव पूरे सिस्टम में और क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं, उनको भी आप जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।